राष्ट्रमंडल खेल यानी के कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसकी शुरुआत कब हुई, किसने की और कहां पर हुई, ये सारी बात मैंने आपको कल बताई थी। तो इसकी बात हुई थी, मैंने आपको कहा था मार्क रॉबिन्सन नाम का एक इंसान जो कनाडा की टीम का मैनेजर था, जो 1928 में हॉलैंड में जो ओलंपिक गेम्स हो रही थी उसमें वो मैनेजर के तौर पर कनाडा की टीम की तरफ से गया था। तो वो खेल देखते देखते उसके दिमाग में कनाडा की टीम में एक एडवर्ड नाम का एक खिलाड़ी था, जो ब्रिटिश गुयाना यानी कि ब्रिटिश के अंडर, ब्रिटिश के जो गुलाम देश था उनमें से एक देश था गुयाना, उसका खिलाड़ी था। तो उसको देखकर उसके दिमाग में ये सोच आई कि क्यों ना एक ऐसे खेल की शुरुआत की जाए जो ब्रिटेन के जितने भी गुलाम देश है उन देशों के खिलाड़ी उसमें खेल पाए और अपने हुनर का यानी कि अपनी काबिलियत का प्रदर्शन वो कर पाए। तो उस 1928 में एम्स्टरडेम में जो ओलंपिक गेम्स हो रही थी, मार्क्स रॉबिन्सन को उस समय वहां पर वो ख्याल आया। उसके बाद उसने कई सारे देशों के दौरे किए, कई सारे देशों में वो घूमे और इंग्लैंड की गवर्नमेंट से कई सारी बातें उन्होंने की। और बाद में 2 साल की लगातार मेहनत के बाद उनकी मेहनत रंग लाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको मंजूरी देती है कि आप ये खेल करवा सकते हो। तो 1930 में 16 से 23 अगस्त तक, यहाँ पर लिखा है 16 से 23 अगस्त तक 1930 में कनाडा के हैमिल्टन नाम के शहर में उस खेल की शुरुआत हुई। कनाडा में पहला ओलंपिक गेम्स खेला गया। तो जब इस खेल की शुरुआत हुई तो किसी के भी दिमाग में ये नहीं था कि 30-40 साल बाद आगे क्या होगा। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा था, तो वो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे कहते हैं, देखो पेज नंबर 94 और थर्ड पैराग्राफ, वहां पर ध्यान दो। तब इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल नहीं था, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था, तब उसका नाम कुछ और था। तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि 30 या 40 साल बाद राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ नाम की कोई संस्था भी अस्तित्व में आएगी। यानी कि तब सारे देश ब्रिटिश के गुलाम थे, इसमें जो भी देश खेल रहे थे। तो ये खेल की शुरुआत जब हुई तो किसी के भी दिमाग में नहीं था कि आगे 30-40 साल बाद क्या होगा, कॉमनवेल्थ नाम की कोई संस्था भी बनेगी, वो उनकी सोच में नहीं था। आगे, तब इन खेलों का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम रखा गया। यानी कि जब इस खेल की शुरुआत हुई तो इसका नाम क्या रखा गया था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। सबसे पहला उसका नाम क्या था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। एम्पायर यानी कि उसका साम्राज्य, ब्रिटिश के अंडर जितने भी देश आते थे वो खेलते थे, इसलिए इस खेल का नाम रखा गया था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। 1968 यानी कि 8वें राष्ट्रमंडल खेलों तक इस प्रतियोगिता का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही रहा। यानी कि 1968 में वहां तक इस गेम का नाम, यानी कि 1930 से शुरू हुआ और 1968 यानी कि तकरीबन 38 साल तक इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही था। 8वां एम्पायर गेम्स खेल रहा, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था 8वां, हर 4 साल बाद खेला जाता था, वो 8वां गेम्स था। तब तक इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही रखा गया था। आगे, उसके बाद अगले यानी कि 1968 यानी 8वें राष्ट्रमंडल खेलों तक प्रतियोगिता का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही रहा। यानी कि 8 कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, तब तक इसका नाम क्या था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। उसके बाद अगले 2 खेल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, अगले 2 खेल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से आयोजित हुए। यानी कि
सन 1968 में इसका नाम बदला गया और क्या रखा गया? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। तो अगले 2 कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि अगले 8 साल तक इस गेम का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही रहा। यानी कि 2 और गेम्स हुए हर 4 साल के बाद, यानी कि 68 में और 72 में। तो उसका नाम उस समय क्या रखा गया था? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। पहले नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, उसके बाद रखा गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। आगे 1978 से इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल रखा गया और तब से आज तक यही नाम चला आ रहा है। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल, वो नाम कब रखा गया? 1978 में, यानी कि 1978 में कॉमनवेल्थ गेम्स ये नाम रखा गया। पहले ये नाम था नहीं। आपको अगर कोई कॉमनवेल्थ के बारे में पूछे और आपको ये सवाल किया जाए, ये क्वेश्चन किया जाए कि पहले उसका नाम क्या था, तो आप ये बताओगे कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। उसके बाद उसका नाम 1968 में रखा गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स और उसके बाद 1978 में इसका नाम रखा गया कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल। तो कॉमनवेल्थ गेम्स कब नाम रखा गया? 1978 में। ये साल आपको याद रखना है। कोई आपको पूछे कि कॉमनवेल्थ की शुरुआत कब हुई, तो वो नाम शुरुआत में आया 1978 में। ओके, आगे 1930 से पहले तक किसी भी खेल प्रतियोगिता में अपने मालिक देश ब्रिटेन की टीम की ओर से खेलता रहा फिल एडवर्ड 1930 में पहली बार अपने देश गुयाना की ओर से खेला। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि 1930 से पहले, यानी कि 1930 से पहले हमेशा फिल एडवर्ड या उसके जैसे और भी कई सारे खिलाड़ी जब कोई भी ओलंपिक्स गेम में हिस्सा लेते थे तो वो अपने देश का नाम लेकर नहीं खेलते थे। किसका नाम खेलते थे? अपने मालिक देश, यानी कि उनका मालिक कौन था उस समय? ब्रिटिश, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के नाम से खेलते थे। लेकिन 1930 में, 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत हुई, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई। तो उस समय फिल एडवर्ड अपने देश के नाम से खेला, यानी कि मैं गुयाना का खिलाड़ी हूं ऐसा बताकर वो खेला। उससे पहले वो ब्रिटेन का खिलाड़ी खेला था, लेकिन उस समय वो अपने देश का नाम लेकर पहली बार खेला। ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी और छुपी खेल प्रतिभाएं सामने आई जो गुमनामी और उपेक्षा के अंधेरे के संसार में गुम हो गई होती अगर ये खेल ना हुए होते। यानी कि जब ये खेल की शुरुआत हुई 1930 में, तो ऐसे कई सारे खिलाड़ी उसमें आगे आए और अपना हुनर, अपनी प्रतिभाएं, अपना टैलेंट उन्होंने दिखाया। अगर ये खेल नहीं हुआ होता तो ये सारे कभी अपने हुनर का प्रदर्शन कर पाते नहीं, यानी कि अपना टैलेंट दुनिया को कभी दिखा पाते नहीं। यानी कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स यानी कि कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत होने के कारण दुनिया के कई सारे देश के खिलाड़ी यानी कि कई सारे प्लेयर अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर पाए दुनिया के सामने कि वो भी काबिलियत रखते। ये यहाँ पर उन्होंने बताया। आगे कहते हैं कि मार्क्स रॉबिन्सन ने दोस्ताना माहौल में स्पर्धाओं के आयोजन का सपना देखा था। यानी कि मार्क्स रॉबिन्सन ने कैसा आयोजन देखा था? दोस्ताना माहौल में, यानी कि सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा हो नहीं, ऐसा उन्होंने सपना देखा था। उसने यह भी सपना देखा था कि उन सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले जिनमें प्रतिभा तो है पर जिन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता। यानी कि मार्क्स रॉबिन्सन का सपना था कि उन सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले जिसके अंदर टैलेंट है, लेकिन
सही जगह न मिलने के कारण, सही स्टेज न मिलने के कारण वो अपनी प्रतिभा दुनिया को दिखा पाते नहीं। प्रतिभा मीन्स टैलेंट, यानी कि उनके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए वो दुनिया को अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते थे। लेकिन ये खेल की शुरुआत होने के कारण वो सभी गुलाम देश के खिलाड़ियों ने अपना टैलेंट दिखाया, अपनी प्रतिभा दिखाई। आगे, मार्क्स रॉबिन्सन का यह सपना न केवल सच हुआ बल्कि उनके द्वारा लगाया गया नन्हा सा पौधा अब एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। यानी कि मार्क्स रॉबिन्सन ने जो सपना देखा था वो तो केवल पूरा ही हुआ, यानी कि लोग आपस में खेले, गुलाम देश के खिलाड़ी आपस में खेले, वो सपना तो पूरा हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कई सारे देश जुड़ने लगे। तो अब ये एक कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं रहा, एक बहुत बड़ी संस्था बन गया है। दुनिया के कई सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, तकरीबन 50 से ज्यादा। तो अब ये एक बड़ा सा पेड़ बन गया है। तो अब ये छोटा सा पौधा उन्होंने रोपा था, यानी कि शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन अब ये संस्था बहुत ही बड़ी हो गई। दुनिया में सेकंड हाईएस्ट देश इसमें हिस्सा लेते, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स में लोग हिस्सा लेते हैं। उसके बाद किसी भी गेम में हिस्सा लेने वाले कोई बड़ी संस्था है तो वो है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो अब ये बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है। आगे, कॉमनवेल्थ का अर्थ है राष्ट्रमंडल, और उसकी सोच क्या थी, उसका अर्थ यहाँ पर बताया कि समान सोच, यानी कि सभी की सोच एक जैसी, कि सभी को एक जैसा मौका मिले। सोच यानी कि उनके विचार, विरासत, एक जैसी विरासत। सभी देश ब्रिटेन के गुलाम थे, तो सभी देश में कोई ना कोई दिक्कत थी, सभी देश पीड़ित थे, दुखी थे, क्योंकि ब्रिटेन उन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे, बहुत ही ज्यादा उनके देश में मुश्किल थी। और संस्कृति वाले देश, यानी कि सभी देशों का कल्चर एक जैसा था, सभी देश गुलाम थे, और अंग्रेजों ने जो संस्कृति वहां पर सिखाई थी, जो कल्चर वहां पर सिखाया था, वो कल्चर वहां पर चलता था। जैसे कि हमारे देश में पहले इंग्लिश नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड के यहाँ आने से, अंग्रेजों के यहाँ आने के कारण हमारे देश में इंग्लिश प्रचलित हुई, और धीरे धीरे आज इंग्लिश ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। तो ये कल्चर हमारा नहीं था, ये कल्चर इंग्लैंड के यहाँ आने के कारण हुआ। तो सभी देश यहाँ, यानी कि जिस जिस देश में ब्रिटेन ने शासन किया, आज वहां पर इंग्लिश बोली जाती है, पढ़ाई जाती है, सीखी जाती है। तो ये कल्चर इंग्लैंड के द्वारा हमारे देश में डाला गया। तो सभी देशों का कल्चर भी एक जैसा था। उन 54 स्वतंत्र देशों का समूह है, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में कितने देश खेलते हैं? 54, 54 देश। आपको कोई पूछे कुछ कॉमनवेल्थ गेम में कितने देश हिस्सा लेते हैं, तो आप कह सकते हैं 54 देश, यानी कि 54 देश उसमें हिस्सा लेते हैं, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, यानी कि वो सभी देश कभी ना कभी ब्रिटिश के गुलाम थे। ये 54 देश, 54 देश ब्रिटेन के गुलाम थे। बाकी देश कॉमनवेल्थ में ब्रिटिश एम्पायर के सहयोगी रहे, यानी कि कुछ देश ब्रिटिश के गुलाम थे, कुछ देश थे जो ब्रिटेन के सहयोगी थे, उनके पार्टनर थे, तो वो भी उसमें हिस्सा लेते थे। यह कोई राजनीतिक मंच या संगठन नहीं है, बल्कि मित्र देशों की सरकारों का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत रंग, संस्कृति, धर्म और भाषा की विविधता वाले देश एक समान माने और समझे जाते हैं। यानी कि ये कोई राजनीति, यहाँ पर कोई राजनीति करने नहीं आते, कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने या उससे बड़ा होने का ढोंग करने के लिए वहां पर नहीं आते। ये संगठन क्या काम करता है? ये सभी देश एक दूसरे के मित्र है, दोस्त है, और उनके अंतर्गत, यानी कि उनके अंडर में वो क्या काम करते हैं? तो उनकी संस्कृति, यानी कि उनका कल्चर, उनके धर्म,
उनका रिलीजन और उनकी लैंग्वेज, यानी कि सभी की संस्कृति अलग अलग है, सभी के धर्म अलग अलग है, सभी की भाषाएं अलग अलग है, और फिर भी वो सभी एक माने जाते हैं। जैसे कि मानो के कई सारे गुलाम, जैसे कि गुयाना देश आया, तो ऐसे 54 देश थे। तो सभी देशों में भाषा अलग अलग बोली जाती है, सभी देश के निवासी अलग अलग दिखने में भी होते हैं, यानी कि उनका रंग भी अलग अलग होता है। जैसे कि गुयाना में जाओ तो बहुत सारे लोग काले होते हैं, हमारे देश में इतने काले नहीं होते। कई और देश हो गए तो वहां पर गोरे होते हैं। तो सभी का रंग अलग अलग है, उनकी भाषाएं अलग अलग है, हर देश में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। उनकी संस्कृति यानी कि उनका कल्चर अलग अलग है, वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। हमारे देश में हिंदू या मुस्लिम या सिख या यहूदी, या फिर दूसरे देश में अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। तो सभी का धर्म अलग है, सभी का कल्चर अलग अलग है, सभी की भाषाएं अलग अलग है, सभी की सोच भी अलग अलग है। तो फिर भी वो एक माने जाते। क्यों? क्योंकि वो सभी के सभी ब्रिटेन के गुलाम थे। तो ये सभी में इतनी अलग अलग बात होने के बावजूद भी वो एक माने जाते हैं। तो उनका ये संगठन है, यानी कि अलग अलग होने के कारण। जैसे कि आप सभी, आप क्लास में मानो कि 25 या 30 स्टूडेंट हो, तो सभी के मम्मी पापा अलग अलग है, सभी का गांव अलग अलग है, सभी के घर अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप क्लास में आते हो तो क्लास में आप सभी एक कहलाते हो, सभी 5th के स्टूडेंट। तो वहां पर आप एक हो जाते हो। क्यों? कि सभी को एक ही जैसा सीखना है, किसी को कुछ अलग सीखना नहीं है, सबको हमें एक ही जैसा पढ़ाना है। तो इसी तरह ये सभी देश अलग अलग रंग रूप, अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंग्वेज, सभी की सोच अलग अलग, फिर भी वो ब्रिटेन के गुलाम थे, तो सभी गुलाम देश कहलाते थे। तो सभी को एक ही दिक्कत थी, ब्रिटेन से आजादी लेना और अपने देश की प्रगति करना। तो ये सोच सबकी एक थी, इसलिए ये संगठन बनाया गया। आगे, ये सभी सदस्य देश एक सामान्य मान्यताओं और लक्ष्य के लिए आपसी सहयोग और सामंजस्य रहते थे। यानी कि सभी देश, यानी कि ये 54 देश, 54 देश, सभी की मान्यता एक ही थी, सभी का लक्ष्य भी एक था। मान्यता क्या थी? कि अंग्रेजों से आजादी लेना। लक्ष्य क्या था? हमारे देश को विकसित करना, हमारे देश में प्रगति करना, हमारे देश को आगे बढ़ाना। तो ये आपसी सामंजस्य, यानी कि सभी की सोच एक जैसी होने लगी कि हम अंग्रेजों से आजाद हो गए और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने देश को दुनिया में बड़ा नाम दिलवाएंगे। तो सभी की सोच भी एक जैसी होने लगी। सिंगापुर घोषणा के अनुरूप सदस्य देशों के समान लक्ष्य और आदर्श है। सिंगापुर घोषणा यानी कि कभी ये सभी देश, सिंगापुर सभी देश के जो प्रतिनिधि हो गए, यानी कि उनके जो मुखिया हो गए, यानी कि हमारे देश के मुखिया कहलाते हैं नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उससे पहले कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा। तो वैसे इन 54 देशों के जो प्रतिनिधि हो गए वो सिंगापुर में एक बार मिले, और सिंगापुर में सभी ने अपने अपनी देश की दिक्कतें जाहिर की कि हमें क्या दिक्कत है और हमारी जरूरत क्या है। तो वहां पर उन सभी को जो बात सभी ने तय की कि ये करना है, तो उसको कहलाता है, उसे कहते हैं सिंगापुर घोषणा। यानी कि सिंगापुर में मिले थे और वहां पर कुछ कायदे, कुछ कानून बनाया गया, तो उस कायदे और उस कानून को कहते हैं सिंगापुर घोषणा। सिंगापुर में मिले थे इसलिए। आगे कहते हैं, और क्या कायदा बनाया गया? क्योंकि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि सभी देश आपस में मिलजुल कर रहेंगे। कोई देश, ये 54 देश एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरे देश को परेशान नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देश को नीचे दिखाना है, दूसरे देश का नुकसान करना है। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि अपने देश को आगे बढ़ाओ लेकिन किसी और को नुकसान मत पहुंचाओ। आगे कहता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन कराएंगे, ये नियम का पालन करेंगे। मैत्री और भाईचारा बढ़ाना, कि यानी कि दूसरे देशों के साथ मित्रता करो,
भाईचारा बढ़ाओ, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो। आप आगे बढ़ रहे हो तो दूसरे को भी आगे बढ़ने का मौका दो। आप आगे बढ़ चुके तो दूसरे को कुछ और सहायता करो, मदद करो। मानो कि हमारे देश में कोई मुसीबत आती है तो ये 54 देश कुछ ना कुछ भारत की आर्थिक मदद करते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया तो कई सारे देशों में मेडिकल इक्विपमेंट नहीं थे, यानी कि दवाइयां नहीं दी, तो भारत ने कई 100 से ज्यादा देशों में भारत से दवाइयां भेजी। मलेरिया की दवा जो इस चीज में यानी कि कोरोना से लड़ने में कारगर थी, यानी कि अच्छी लगती थी। डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट ने कहा कि मलेरिया की दवा इन कोरोना वायरस के जो भी बीमार है, जिसे कोरोना वायरस हुआ है, उनको दिक्कत में फायदा मिलता है, वो जल्दी से ठीक होते हैं इस दवाई से। तो ये दवाइयाँ सबसे ज्यादा भारत में बनती है और भारत में भी सबसे ज्यादा गुजरात में बनती है। तो भारत से कई सारी दवाइयाँ उन सभी देशों को मुफ्त में बांटी गई, बिना पैसे लिए दी गई। तो ये एक मदद थी और ये मदद करने के कारण सभी देश भारत को क्या मानेंगे, उनका एहसान मानेंगे कि आपने मुश्किल के समय में हमारा साथ दिया। तो ये भाईचारा बढ़ाना, ये एक प्रकार के। फिर लोकतंत्र का पालन करना, लोकतंत्र का पालन करना यानी कि अपने देश में लोकशाही लाना, यानी कि लोगों को जो पसंद हो उस तरह से शासन करना। आगे कहते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी कि लोकशाही का पालन, लोगों के द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, उनकी गवर्नमेंट को चुना जाता है, उसी को कहते हैं लोकशाही। तो ऐसा शासन वहां पर लागू करना, यानी कि लोगों को परेशान करने वाला शासन नहीं। जैसे कि हमारे देश में, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, कौन हमारे देश का शासन करेगा, वो हम तय करते। हम वोट देकर, जब आप 18 साल के हो जाओगे तो अब आपको वोट का अधिकार मिलता है, तो आप वोट देकर तय करते कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। तो ये लोकशाही का, लोकतंत्र का पालन करना, लोगों को अधिकार देना उनका शासक कौन बनेगा। आगे कहते हैं और उसका अधिकतम प्रचार करना, यानी कि लोकतंत्र का पालन तो करना ही है, साथ साथ में इसका प्रचार करना, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करना, यानी कि लोगों को इसके बारे में बताना, भाई आप अपने देश में ये कानून लाओ, इससे अच्छा होगा, तो इसका प्रचार करना। आगे कहना मानवाधिकारों का आदर करना, मानवों को अधिकार देना, यानी कि लोगों को जो अधिकार चाहिए वो अधिकार उनको मिलने चाहिए। जैसे कि हमारे देश में अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। आप किसी भी राज्य में घूमना चाहो तो आप घूमने जा सकते हैं। वहां पर आपके पास पैसे हो तो आप घर खरीदना चाहो, जमीन खरीदना चाहो, वहां पर फैक्ट्री लगाना चाहो तो आप वो सब कुछ कर सकते हो। तो ये आपके अधिकार है, वहां पर आपको रोका जाता नहीं। तो मानव अधिकारों का पालन करना, आपको किसी के सामने कुछ कहना है तो कह भी सकते हो आप। जैसे आप कभी न्यूज देखते होगे तो उसमें देखा होगा कोई न्यूज रिपोर्टर प्राइम मिनिस्टर तक को भी बुरा भला कह देता है कि आपने ये गलती की, तो वो ये उसका अधिकार है। तो ऐसे अधिकारों का पालन करना, सबको अधिकार देना और उसका पालन करना, यानी कि मानव अधिकार का आदर करना, सम्मान करना और उसका पालन भी करना। आगे कहता अच्छा शासन करना, यानी कि हमारे देश में या दूसरे देश में शासन कैसा होना चाहिए, अच्छा, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को नुकसानदायी नहीं, लोगों का अच्छा हो ऐसा। कानून का शासन लागू रखना, यानी कि कानून होना चाहिए, कुछ कायदे कानून होने चाहिए कि भाई ये आप करोगे तो इसको आपको दंड मिलेगा। जैसे कि आप कार लेके जाते हो या बाइक लेके जाते हो तो उसके कायदे, जैसे कि अभी हमारा कायदा चल रहा है मास्क पहनना, तो ये लोगों के भलाई के लिए, इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, लोगों की अच्छाई के लिए। बाइक लेके जा रहे हो तो आपको कह रहे जाते कि हेलमेट पहना है, कार लेके जा रहे हो तो सीट बेल्ट पहननी है, कुछ जगह ऐसे होते जहां आपको नहीं जाना, तो ये कानून होता है। किसी के घर में बिना पूछे नहीं जाना, ये कानून है। ये कानून लागू रखना, यानी कि कायदे कानून होने चाहिए। लोगों को जागरूक करना, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना, लोगों को अपने अधिकार बताना, ये भी यहाँ पर बताया गया।
सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार। अब ये देखो, सदस्य देश कितने हैं? 54, 54 देश, उनके साथ मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार यानी कि हमारे देश का कोई बिजनेसमैन दूसरे देश में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है, यहाँ पर बनाया हुआ कुछ सामान दूसरे देश में बेचना चाहता है, तो ये उनको अधिकार है, ये वो कर सकते हैं, इसकी उनको आजादी है। दूसरे देश के लोग यहाँ पर सामान बेच सकते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकते हैं, और हमारे देश के कोई व्यक्ति वहां पर सामान बेच सकते हैं और वहां पर भी वो फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो ये मुक्त व्यापार यानी कि सभी को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देना, यानी कि उनको इसका हक देना, वहां पर वो बिजनेस कर सकता है। आगे कहते हैं नस्लीय भेदभाव मिटाना, यानी कि किसी के जन्म की ऊपर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लोगों को नस्ल के ऊपर, यानी कि वो कैसा दिखता है उसके ऊपर आप कह सकते नहीं, इसके ऊपर कोई कमेंट करना नहीं, वैसे भेदभाव रखना नहीं, और सारी दुनिया में शांति कायम रखना। और आगे बताए पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे नहीं, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे ऐसी कोशिश करना, कोई किसी के साथ झगड़ा ना करे, ना ही कोई किसी का नुकसान करे, तो इस बात का भी वहां पर ध्यान देना। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार एक्सरसाइज बता देता हूँ क्या है। तो देखो यहाँ पर शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्द आपको लगते होंगे तो उसके अर्थ क्या होते हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आपको शब्दार्थ और श्रुत लेखन आपकी नोटबुक में लिखने हैं, याद रखना, शब्दार्थ और श्रुत लेखन आपकी नोटबुक में आपको लिखने हैं। फिर है यहाँ पर छोटे क्वेश्चन। हाँ, मैं अभी आपको अनम्यूट करने वाला हूँ, थोड़ी देर रुको, मैं आपको सारे क्वेश्चन ले लूंगा। तो यहाँ पर छोटे क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो आप कह सकते हैं मार्कस रॉबिन्सन। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए गए? तो कहाँ पर हुए? तो सबसे पहले कनाडा के हैमिल्टन नाम के शहर में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई। राष्ट्रमंडल खेल पहले किस नाम से जाने जाते थे? तो पहले इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, उसके बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स। राष्ट्रमंडल खेलों के सदस्य देश कितने हैं? 54। कितने देश है? 54। ये सारे आंसर आपको लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पैराग्राफ पढ़कर नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए, उनके आंसर देने हैं। उसके बाद ये सारा टेक्स्ट बुक में करना है। सही उत्तर पर निशान लगाओ कि क्या करना है, इसमें सही कौन सा है। कनाडा की एथलेटिक टीम मार्क रॉबिन्सन को कौन सा पद मिला? तो ग वाला, मैनेजर का। गुयाना किस देश के अधीन था? तो फर्स्ट वाला, क वाला, ब्रिटेन के। राष्ट्रमंडल खेल यह नाम कब से चलन में आया? तो ख वाला, सेकंड, 1978। फिल एडवर्ड मूलतः किस देश का खिलाड़ी था? तो गुयाना, लास्ट आखिरी ऑप्शन है, देखो गुयाना। आज अधिकतम क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चनों में जवाब देना है। गुयाना की अलग टीम क्यों नहीं थी? तो आपको बताना कि गुयाना उस समय ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन का गुलाम था, तो इसलिए उसकी कोई टीम नहीं थी। एम्स्टरडेम ओलंपिक की समाप्ति पर रॉबिन्सन ने क्या सोचा और क्यों? तो उसके समय उसके दिमाग में ख्याल आया इस कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत करने का। तो आपको विस्तार से उस क्वेश्चन का आंसर देना है। आगे मूल्य आधारित क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है देखो, तो उनमें से पहला वाला लिखना है आपको। कौन सा लिखना है? फर्स्ट वाला। आगे भाषा सरिता, तो प्रत्यय उपसर्ग जोड़कर आपको उसके आंसर देने हैं। दिए गए उदाहरण को समझो और लिखो। लोकतंत्र, तो लोकों द्वारा तंत्र। गंगा तट, गंगा का तट। सिर दर्द, सिर में दर्द। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। दाल रोटी, दाल और रोटी। दूध दही, दूध और दही। नदी नाले, नदी और नाले। तो इस तरह से लिख देना उसे। आंसर की मैं शाम को आपको भेज दूंगा।
तो वो कोई क्वेश्चन मत पूछना कि सर आप आंसर की भेजोगे या नहीं, मैं आपको भेज ही दूंगा। उसके बाद ये करना है। चलिए अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम ले लेते हैं।